नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं राजकुमार शर्मा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो एक्चुअल में पार्ट तो है डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल का ही, जिसके प्रीवियस 2 वीडियो हमने देख लिए हैं और आज हम उसी के एक नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे जिसमें कॉन्जुगेशन शामिल है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर कॉन्जुगेशन या ये कहें कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो बैक्टीरिया जो है उसके अंदर एक रिप्रोडक्शन मेथड है। बीएससी फर्स्ट ईयर के बिहाफ में हमने जो प्रीवियस 2 वीडियो देखे हैं और आज का जो वीडियो है वो रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, और सेकेंड ईयर के बिहाफ में अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एज जेनेटिक मटेरियल के अंतर्गत ही आएगा। तो इसको हम बेसिकली दोनों लेवल पे देखते हैं। अगर बीएससी सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो ये कहलाएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाएगा। और अगर हम इसी को मतलब पैरेलल वर्ड यूज करें फर्स्ट ईयर के लिए तो ये कॉन्जुगेशन कहलाएगा, कॉन्जुगेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो मेरी उम्मीद है, आशा है आपसे कि आप इसको ढंग से ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें कुछ फंडामेंटल फिनोमिनन है जो हमें पहले समझना होगा कि कॉन्जुगेशन क्या है, उससे पहले हम समझें। तो ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया के अंदर, वो लेडरबर्ग और उनके एक साथी टेटम द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया गया। लेडरबर्ग और टेटम का नाम आता है, जिन्होंने 1946 में इसको डेमोन्स्ट्रेट किया। लेडरबर्ग एंड टेटम 1946 में इसको डेमोन्स्ट्रेट किया इन्होंने। इन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तो इन्होंने जो बैक्टीरिया इस्तेमाल किया वो था इकोलाई। इकोलाई जो है वो मानव के इंटेस्टाइन में पाया जाता है और उसका K12 स्ट्रेन उन्होंने यूज़ किया। बैक्टीरिया का जो K12 स्ट्रेन है उसका उन्होंने यूज़ किया था। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आता है, पूछ लेते हैं आपसे। तो संयुग्मन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो K12 है उसके 2 स्ट्रेन की हमें ज़रूरत पड़ती है। 2 स्ट्रेन ऐसे हों जो सांकेतिक रूप से, कॉन्जुगेशन एक सांकेतिक, इट मीन्स हिंट टाइप रिएक्शन है जिसमें पार्शली जेनेटिक मटेरियल एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, उसके लिए कैपेबल हो। तो यहाँ पर 2 भिन्न स्ट्रेन जो होंगे उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा। इकोलाई जो है, मैंने आपको कहा कि निम्नतर या निम्नतम कल्चर मीडियम, मिनिमल कल्चर मीडियम पर ग्रो होने वाला स्ट्रेन है बैक्टीरिया इकोलाई को हम बेसिकली इंटेस्टाइन में देखते हैं, और ये मिनिमम या मिनिमल कल्चर मीडियम पर ग्रो हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, व्हाट इज मिनिमल कल्चर मीडियम, निम्नतम संवर्धन माध्यम क्या है, किस प्रकार से बनाया जाता है और इसकी क्या उपयोगिता है। तो ये जो संवर्धन माध्यम है उसमें ग्लूकोज, अमोनियम लवण और कुछ अन्य पदार्थों की मात्रा बहुत ही कम होती है, जबकि जो अन्य रिक्वायर्ड मटेरियल है जिनमें कुछ विशेष प्रकार के एमिनो अम्ल और विटामिन हैं उनका निर्माण ये खुद कर लेता है। मतलब बाहर से इनको अमोनियम लवण और ग्लूकोज और कुछ पदार्थ देते हैं और बाकी जो रेस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है वो खुद प्रोड्यूस करता है। इसीलिए ये अपने आप में वृद्धि करने के लिए सक्षम है। क्योंकि इस प्रकार के मीडियम पर ये उग जाता है जिसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट खुद पूरी करता है, कुछ माध्यम से लेता है, इसीलिए इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम फोटोट्रॉप कहते हैं। क्या कहलाएंगे? फोटोट्रॉप। ये आप अंडरलाइन कर लें, इट इज़ कॉल्ड फोटोट्रॉप बैक्टीरिया।
तो इकोलाई के कुछ ऐसे विभेद हैं जो निम्नतम संवर्धन माध्यम पर वृद्धि करते हैं, वहाँ पर गुणन करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसा कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए जो नहीं कर सकते उन्हें हम असर्वसंश्लेषी ऑक्सोट्रॉप कहेंगे। और फोटोट्रॉप तो वो जो कि वृद्धि करते हैं, सॉरी प्रोटो है, फोटो नहीं, प्रोटोट्रॉप, और ऑक्सोट्रॉप वो जो नहीं कर सकते। इसीलिए लेडरबर्ग और टेटम ने इकोलाई के 2 म्यूटेंट इस्तेमाल किए, ऑक्सोट्रॉप के 2 स्ट्रेन की खोज की, जिनमें पहला है म्यूटेंट स्ट्रेन ए। पहला स्ट्रेन म्यूटेंट स्ट्रेन ए, इसको इन्होंने मेल स्ट्रेन कहा है। आपको ये ध्यान रखना होगा, इट इज कॉल्ड मेल स्ट्रेन। क्या कहलाएगा ये? नर प्रभेद कहलाएगा। मैं थोड़ा सा नीचे इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। जबकि इन्होंने जो दूसरा स्ट्रेन लिया, इसको इन्होंने कहा म्यूटेंट स्ट्रेन, म्यूटेंट स्ट्रेन बी, और फीमेल स्ट्रेन, फीमेल स्ट्रेन। इस प्रकार से इन्होंने स्ट्रेन ए, डबल कर देता हूं यहां पर भी, ए और बी, 2 अलग अलग, ए जो बेसिकली नर है और बी बेसिकली फीमेल है, उसका चयन किया। जहां तक हम कल्चर मीडियम म्यूटेंट स्ट्रेन ए की बात करते हैं, तो ये जो विभेद है वो जेनेटिक संगठन मीथियोनिन बायोटिन लेस है, बायोटिन लेस, ऐसा मीडियम जिसके अंदर मीथियोनिन और बायोटिन नहीं है, लेकिन थ्रियोनिन, ल्यूसिन और ट्रिप्टोफैन ये है। थ्रियोनिन, ल्यूसिन और ये तीनों प्रेजेंट हैं, ये तीनों इसके अंदर पाए जाएंगे। तो माइनस का मतलब हो गया एब्सेंट होना और प्लस का मतलब हो गया प्रेजेंट होना, ये इनके अंदर देखा जाता है। जबकि बी स्ट्रेन जो है उसके अंदर मीथियोनिन जो है वो प्रेजेंट है, बायोटिन प्रेजेंट है, लेकिन अगले 3 एब्सेंट हैं। अगले 3 क्या हैं? एब्सेंट है, तीनों नहीं पाए जाएंगे। इन स्ट्रेन के बिहाव पर हम कह सकते हैं कि ये जो मिनिमम कल्चर मीडियम पर जब ग्रो होंगे तो इन दोनों को मिलाना होता है, ये स्वयं प्रोड्यूस करते हैं। इसमें ये स्वयं प्रोड्यूस करते हैं, इन तीनों को मिलाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि किस प्रकार से कौन सा स्ट्रेन किस प्रकार से अपनी वृद्धि करता है। दोनों स्ट्रेन के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ अधिकता है, लेकिन अगर हम नर स्ट्रेन ए और बी का क्रॉस कराएं मिनिमम संवर्धन माध्यम पर, तो हम देखेंगे कि जहां पर किसी प्रकार का कोई कल्चर नहीं है तो एक सर्वसंश्लेषी का निर्माण होगा जो प्रति 10 लाख के बीच आएगा। तो अगर हम देखें इस स्टेटमेंट को जो मैं बोल रहा हूं कि यदि मिनिमल कल्चर मीडियम पर इन दोनों को ले लें, स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी, जिसमें एम नहीं है, बी नहीं है, ये तो आपके सामने है, और 3 है, टी, एल और टी, ये प्रेजेंट है। यहाँ पर एम प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, टी एब्सेंट, एल एब्सेंट और टी एब्सेंट, ये तीनों एब्सेंट। और यूज किया गया है मिनिमल कल्चर मीडियम का। तो हम पाएंगे, देखेंगे कि जो नया स्ट्रेन आएगा, न्यू स्ट्रेन आएगा, जो कि 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख में से कोई एक होता है, उसके अंदर ये सारे प्रेजेंट होंगे।
इस प्रकार से परफेक्ट स्ट्रैंड का निर्माण हो जाएगा। इस प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा ये हुआ है उसी को इन्होंने कॉन्जुगेशन नाम दिया है। इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आप देख रहे हैं, बोर्ड पे देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से कुछ हुआ होगा और एक कंप्लीट स्ट्रैंड का निर्माण हो गया होगा। क्योंकि बेसिकली जो नर स्ट्रैंड होता है, जिसको हमने स्ट्रैंड ए कहा है, वो अपने कुछ जेनेटिक मटेरियल को बी को ट्रांसफ़र करता है, जो कि पार्शियली होता है, जिससे बी जो कि ए से कुछ जेनेटिक पदार्थ लेता है और बदल जाता है मेल में। इट मीन्स ए जो है वो बी को मेल में कन्वर्ट कर देता है। थ्योरेटिकली ये फिनोमेनन बड़ा आसान लगता है, लेकिन नेचुरली ये बहुत ही मुश्किल है। पार्शली या अंश युग्मन होने के बाद ये क्रिया अपने आप टूट जाती है, क्योंकि नेचर में इस क्रिया को होने के लिए बहुत समय चाहिए, लगभग 120 मिनट रिक्वायर्ड है, जो स्थिर इन्वायरमेंट जो कि नेचर में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए B always being B whereas A always being A। चलिए देखते हैं होता क्या है, करते हैं बात। ये तो हुआ स्ट्रैंड के बारे में। स्ट्रैंड के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से मिलेगा कई क्वेश्चन। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, जब क्वेश्चन आएगा कॉन्जुगेशन का तो उत्तर देंगे अभी जो बताऊंगा वहाँ से, अब जो बताऊंगा वो उत्तर में लिखना शुरू करेंगे। जबकि अगर कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको जहाँ से मैंने स्टार्ट किया अभी वहाँ से शुरू करना चाहिए। आप बाद में बोलते हो कि हमारे नंबर कम आ गए, ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमारी खुद की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आप यहाँ पर पूरे पॉइंट्स को कवर करें। देखो, किसी बैक्टीरियल सेल को हम देखें, स्ट्रैंड ए मान लीजिए, हम जानते हैं इसके ऊपर सेक्स पिल्ली होती है, जिनमें से कोई एक पिल्ली कॉन्जुगेशन ट्यूब का रूप ले लेती है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, इसकी एक कॉपी बन जाती है। मान लेते हैं ये स्ट्रैंड ए है, इज कनेक्टेड टू स्ट्रैंड बी, बी स्ट्रैंड से जुड़ा हुआ है। इसका अपना डीएनए है, ये बी, चूँकि बी जो है वो फीमेल है इसलिए कॉपी नहीं बनाता। मेनली इसमें जो कॉन्जुगेशन के अंदर जो रोल है वो मेल का ही है। यहाँ पर इसके अंदर एक फैक्टर पाया जाता है और हम एफ फैक्टर कहते हैं। एफ फैक्टर, जिसके अंदर एफ फैक्टर होता है वो मेल बन जाता है, जिसके अंदर एफ फैक्टर नहीं होता वो फीमेल रहता है। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब के दौरान, निर्माण के दौरान, यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल की एक कॉपी इसके अंदर जाना शुरू हो जाती है। एक कॉपी यहाँ से मूव करेगी, ये ए बी है और फाइनली दो ऐसी कॉपियां बन जाएगी जिनमें ए फैक्टर और ए फैक्टर रहेगा। तो ये भी, ये जैसे सपोजिट ए और बी, तो ये भी मेल स्ट्रैंड और ये भी मेल स्ट्रैंड, दोनों कुछ समय बाद में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से आइसोलेट। इट मीन्स दो न्यू स्ट्रैंड बन गए ए वाले, जो कि ट्यूब की वजह से ये ए और अब ये भी ए।
दिखने में और बनाने में और बोलने में आपको बड़ा आसान लगा होगा कि ये तो बड़ा आसान सा प्रोसेसिंग है। इसके अंदर तो सेल ए ने अपना एक फैक्टर कॉन्जुगेशन ट्यूब की सहायता से सेल बी को दे दिया है और बी ने इसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद में वो नर प्रभेद यानी स्ट्रेन ए में बदल गई। लेकिन मैंने आपको अभी कहा है कि ये इतना आसान नहीं है, इस क्रिया को होने में बहुत समय लगता है। नेचर में इतना समय स्थिर नहीं रहता, इसीलिए ये क्रिया कभी संपन्न हो ही नहीं पाती। तो F प्लस जो कि ये है F प्लस रहता है और F माइनस रहता है। 10 लाख में से कोई एक इस क्रिया को संपूर्ण करने में सक्षम है। इस क्रिया के बारे में सर्वप्रथम लेडरबर्ग और टटम ने बताया। बेसिकली नेचर के अंदर अगर देखें तो 70% जो विभेद है वो ये प्रोसेस अपनाते हैं फीमेल वाले कि एफ में बदल जाएं, लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम होती है। इन प्रभेदों में से जो एफ प्लस के विभेद हैं कई बार नए विभेद में कन्वर्ट होने में सहायता करते हैं। तो अगर इनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसा हो जो इस क्रिया को फास्ट कर दे तो उसे हम हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन कहते हैं। तो HFR स्ट्रेन जो है बैक्टीरिया का जो कि F प्लस में पाया जाएगा, अगर ऐसा है हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन तो उसकी जो कैपेसिटी है उसकी जो स्पीड है वो लगभग ये कहें कि 1000 गुना ज़्यादा हो जाएगी, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगी नॉर्मल प्रोसेसिंग की तुलना में। तो जिस क्रिया को होने में 120 मिनट लग रहे हैं वो 1 से 1.5 मिनट में हो जाएगी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो संपन्न नहीं होती है। तो ऐसे प्रभेद जो जिनमें वास्तव में F प्लस F माइनस जब जुड़े और F माइनस F प्लस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, उच्च आवृत्ति विभेद कहेंगे, जिसकी आवृत्ति या जब फ्रीक्वेंसी कैपेसिटी है वो लगभग 1000 मल्टीप्लाई है। तो ये हुआ कॉन्जुगेशन के अंदर स्ट्रेन और उसके बारे में डिटेल। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ये रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, तो आप बड़े ध्यान से इसको देखें। आपको बैक्टीरिया में बिल्कुल बढ़िया डायग्रामेटिक वे में मिल जाएगा। रस्तोगी पब्लिकेशन की जो बुक है BSc पार्ट फर्स्ट के लिए फॉर इंग्लिश मीडियम और अलका पब्लिकेशन फॉर हिंदी मीडियम, उसमें इन दोनों को बहुत बढ़िया दिखा रखा है। जहाँ तक सेकेंडरी की बात है, ये जो थ्योरी है वो अलका पब्लिकेशन की बुक में है, आप देख सकते हैं। और 3rd ईयर जूलॉजी में तो ये है ही। जूलॉजी में आप खुद ढूंढे कहाँ है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। और कोई अभी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।